Hello everyone, I am Ayush Bura and this is Physify Physics. So we have already discussed the first 10 questions of the chapter Rest and Motion from HCV book. Now without wasting any further time, let's jump on to the question number 11 and understand the basic concepts behind it. So this is our question number 11 which says the figure shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. Alright. So आपको xt graph given है. So I have already explained you that x represents displacement always until unless the question has mentioned कि x आपका distance है. तो ये जो आपको x given है, so this is basically displacement, right? अब आपको वो समय बताना है, वो टाइम बताना है such that the average velocity of the particle during this time period is 0. So for average velocity to be 0, for average velocity to be 0, what is the formula of average velocity? We have already discussed it is total displacement upon total time. तो अगर मैं बात करूं कि आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो दैट सिंपली मीन्स कि आपकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होनी चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकती है? तो डिस्प्लेसमेंट 0 दो केस में हो सकती है. या तो आपका पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब कि चला ही नहीं, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इस केस में सेम होगा. या फिर आपका पार्टिकल चला और घूम फिर के चल फिर के वापस इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, तो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, है ना? तो इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट. क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ, तो जो ये x है, जो x वर्सेस t का ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल है उसका x कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. देखो हर जगह पे x की वैल्यू कुछ और है. तो क्लियरली जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे तो है ही नहीं, है ना? अब अगर मैं बात करूं इनिशियल पॉइंट की, इनिशियल पॉइंट पे मतलब x इज इक्वल टू 20 मीटर्स, राइट? मैं आपको एक सिंपल एक्स वाई एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करता हूं. सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज योर ओरिजिन. तो इनिशियल पॉइंट पार्टिकल का ये है, पहले ही वो x इज इक्वल टू 20 पे रखा हुआ है. अब अगर अब मैं बात करूं पार्टिकल चला 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 चला, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 तभी हो सकती है जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए. तो आप देख सकते हो कि जो ये मैंने सिंपल एक्स वाई एक्सिस में इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ उसका डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है. 20 से वो 15 आया है, फिर 10 आया है, फिर थोड़ा और नीचे गया है, फिर दोबारा से उसने यू टर्न मारा है. सो बेसिकली आपका पार्टिकल एक्स से पीछे आया पीछे आया पीछे आया. ये इसकी मिनिमम, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है जो मिनिमम गई है. ये जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये कितना होगा? ये लगभग, ये मान लो कि ये 5 मीटर हो सकता है, 6 मीटर हो सकता है. सो पार्टिकल यहाँ आया 5 मीटर, ये x इज इक्वल टू 5 मीटर है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 5 मीटर है. उसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ना शुरू हो गया. देख रहे हो आप? ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, नीचे से आया फिर ऊपर बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब कि इसने फिर से यहाँ से पलटी मारी, आगे गया आगे गया, हाँ, फिर से इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया. ये इसका फाइनल पॉइंट है. ठीक है. अच्छा, तो मतलब कि वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमें जहां पे इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब x की वैल्यू 20 ही रहे. तो आप साफ देख सकते हो, ये देखो ये 20 है, राइट? ए और ये इसके सामने, ये देखो ये पॉइंट भी आपका 20 मीटर है. तो पार्टिकल देखो यहां से ऐसे चला 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 और वापस से कहां पहुंच गया? x इज इक्वल टू 20 मीटर पे. सो बेसिकली आपको
ये टाइम लगेगा 0 से t, ये टाइम है जहां पे उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो ये टाइम अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं, सो दिस t इज नियरली इक्वल टू 12 सेकेंड और 13 सेकेंड। कितना समय लगा एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के लिए? एवरेज वेलोसिटी जीरो तभी हो सकती है जब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो इनिशियली आपका पार्टिकल x इज इक्वल टू 20 मीटर से स्टार्ट करता है, तो फाइनली आपका पार्टिकल वापस x इज इक्वल टू 20 मीटर पे आ जाना चाहिए। तो पूरे ग्राफ में केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे पार्टिकल आपका रिटर्न करके वापस x इज इक्वल टू 20 मीटर पे आ रहा है। वो टाइम हमने देख लिया है, और वो ग्राफ से नियर अबाउट हमें 12 सेकंड और 13 सेकंड मिल रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर 12th क्वेश्चन। A particle starts from point A and travels along the solid curve shown in the figure. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. Okay, so I'll mark this question as star. It's a very good question. You'll learn a lot of things. So let's start. तो देखो, सवाल में बोला है कि हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ए से बी की जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी उसकी होगी। ठीक है, फाइन। अब देखो, एक बात समझो आप यहाँ पे। चलो, मैं अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, वो क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना? तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो यू नीड टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है सर, अगर वीटी ग्राफ मुझे दिया होता तो उसके अंडर का मैं एरिया निकाल लेता ग्राफ का, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाती। जितने टाइम के लिए मुझे पूछा हुआ है उतने टाइम से अगर मैं डिवाइड कर देता तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाती। पर आप एक बात ध्यान से नोटिस करो, आप यहाँ एक तरफ तो आपको y दे रखा है और एक तरफ आपको x दे रखा है। सो बेसिकली x और y दोनों एक्सिस की तरफ आपको डिस्प्लेसमेंट ही गिवन है। सो दिस इज कि भाई y किस हिसाब से चेंज हो रहा है अगर x चेंज कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन वाला ही कंसेप्ट है, dy बाय dx वाला कंसेप्ट। dy बाय dx मतलब क्या है उसका? जहां पे x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आप जैसे जैसे x चेंज करते हैं उसी हिसाब से आपका y चेंज होता चला जाता है। तो आप एक वेरिएबल का चेंज किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, है ना? यहां पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। y और x दोनों की साइड डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब वीटी ग्राफ अगर होता तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती, पर ऐसा है नहीं। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है, ये चीज आपको देखनी है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद की और चल दिए भाई, है ना? ठीक है सर, ये बात मेरे को समझ आ गई कि दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब इसमें हम करें तो करें क्या? कैसे निकालें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी? मैं आपको प्रॉपरली कंसेप्ट से समझाता हूं कि एक्चुअल में यहाँ पे आपको यूज क्या करना है। राइट, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो वो होता है dx बाय dt, है ना? जहां पे dx क्या है? a small change in x, or you can basically say for delta t to be approaching zero, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी आएगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना? dx तो आपका कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो एक बात आप नोटिस करो, जहां जिस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, है ना? बेसिक कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? ये है जो आपको यहाँ पे पॉइंट सीखना है। वो पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, है ना?
तो सपोज करो, मैं वैसे आपको एक सिंपल अगर उससे समझाऊं कि सपोज एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, थोड़ा ऐसा सा ही सिनेरियो है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो, अगर मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन मान के चलता हूं, मान लो कि आपका पार्टिकल यहां था और ये यहां से चल के यहां पे आ गया, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तो इस तरफ है ना, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, ठीक है। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ आई सर? वो भी इसी तरफ आई, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन उसी तरफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ताकि चीजें आगे समझनी आसान हो जाए। ये लो, ये x, ये y, सपोज करो अब ऐसी कर्व है, ठीक है, ठीक है सर। अब आप नोटिस करो, मैं अगर इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी सर? टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पे, है ना। हमने हमेशा क्या किया अब तक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, आप उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। टेंजेंट बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देता है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे है ना, कुछ इस तरह से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टेंजेंट की डायरेक्शन अगर आप देखो तो इस तरफ है ऐसे, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे हो। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पे टेंजेंट ऐसे आएगा, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आर की इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो आपकी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। क्लियर है ना। तो ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है। अब जब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना है, सपोज करो आप किसी भी टाइम टी पे किसी जगह पे होगे, कुछ ना कुछ आपका कोऑर्डिनेट होगा। मैं ना कोई भी रैंडमली पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी रैंडमली पॉइंट। तो ऐसा करता हूं मैं, ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, एक बी पॉइंट, फिलहाल के लिए मैं इसको बी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है सर। इस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सर वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। उसके लिए हमें क्या करना है, इस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। हाँ तो कर दो, मेरे ख्याल से कुछ ये आपका, ओहो, हाँ चलो ऐसे मान लेते हैं, ये आपका टेंजेंट आ गया, ओके। तो इस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आपकी इसी तरफ होगी बी पॉइंट के लिए। हाँ, बट व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन? व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सर वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में मैं कैसे निकालूं? सीकेंट से, सीकेंट लाइन से। देखो, अगर मैं ए पॉइंट को और बी पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? इस तरफ। पर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो मतलब कि ये बी पॉइंट हो ही नहीं सकता। क्लियर है। थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं, आओ देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला सर, सीकेंट लाइन बता दी आपने, कभी टेंजेंट लाइन बता दी, अब इसका मतलब तो समझाओ मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा ना वेक्टर्स में आ जाओ पीछे। वेक्टर्स की बात करते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स आई होप सो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम लाइन में लाई करते हैं। को लीनियर, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। तो जैसे कि ये वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं।
तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, तो अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स, अगर तीनों कोलिनियर वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं और उनका सम 0 आ जाए, समझना मैं क्या कह रहा हूं आपको। अगर मैं कोलिनियर मैंने जो यहाँ पे 3 कोलिनियर वेक्टर दिखाए हैं आपको, अगर इनका सम 0 आ जाता है तीनों कोलिनियर वेक्टर का, तो इसका मतलब क्या है? अब इन तीनों का सम तभी 0 हो सकता है जब किन्हीं दो वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर हो, है ना। एग्जाम्पल से देखो, मान लो कि ए वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ और सी वेक्टर इस तरफ। क्लियरली यहां से आप देख पा रहे हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, तभी तो इनका सम 0 होगा, है ना। पर अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हों और दे एड अप टू बी 0, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। दिस मीन्स दैट those three vectors can be represented as the three sides of the triangle। अगर यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ, थ्री। If three non-collinear vectors add up to 0, this means that those three vectors can be represented as the three sides of the triangle। ये आपने किया हुआ है, पर शायद आपको समझ नहीं आ रहा कि ये आपने किया हुआ है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो। थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ओके। एक साइड ये ए वेक्टर, और सपोज करो दूसरी साइड ये बी वेक्टर, और तीसरी साइड ये सी वेक्टर। अरे हाँ सर, ये तो देखा देखा लग रहा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इफ थ्री नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एड अप टू बी 0, उसका मतलब ये है कि वो तीनों को मैं एज अ साइड ऑफ ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और आप इसमें एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर है? फिलहाल मतलब अगर जब हम वेक्टर्स अच्छे से पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहां तक मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो आपने किया क्या बेसिकली, आपने दो वेक्टर्स को, सॉरी, आपने दो वेक्टर्स को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को एज ए सी वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। कैसे? सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। इस इक्वेशन से तो ये आया है, राइट। अब देखो, और देखो इसको और समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं आपको अगर एक ऐसा डायग्राम दूं, सपोज करो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर। अब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, तो वेक्टर मतलब सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0, है ना। क्लोज फिगर में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सेम वही ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है। तो आपने क्या बोला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ही आ गया। हाँ सर। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या किया आपने, ये ए वेक्टर सर, ये बी वेक्टर सर, और
ये सी वेक्टर, तो आपने लिख दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये ऊपर वाला पॉइंट ही है, बस आपको ध्यान क्या देना है, ये दोनों तो एक ही साइड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सी वेक्टर की डायरेक्शन इनसे उल्टी होगी, तो इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर आपने लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। क्लोज फिगर है, 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दे विल एड अप टू बी 0, पर सेंस ऑफ डायरेक्शन देखो आप, ए वेक्टर और बी वेक्टर की सेम है पर सी वेक्टर की अपोजिट है, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया सी के आगे। तो जब आप इसको सी को उधर लेके जाओगे तो यही तो बनेगा, और इसी सी को आप रिजल्टेंट बोलते हो। और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन भी यही है, वो ये बोलता है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then the third side of the triangle will give the resultant of those two vectors, ये बोलता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पर इस चीज का यहां यूज क्या हुआ, यूज बहुत है, देखो कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं अभी हम। तो आपने बेसिकली ये तो देख ही लिया कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन तो हम किसी भी पॉइंट के लिए जब भी निकालते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करके बता देते हैं। तो जिस तरफ टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, उसी तरफ आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। पर एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने किया क्या, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने बहुत सारे उस कर्व को मैं बहुत सारे छोटे 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 वेक्टर्स में डिवाइड कर दूंगा, और उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट उन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैं वेक्टर सम करूंगा तो क्या वो उन दोनों पॉइंट का ए से बी तक की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसीलिए मैं सीकेंट लाइन की बात कर रहा था, आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट को सीधा एक सीधी लाइन से जोड़ दिया, क्यों जोड़ा समझ आया। देखो देखो मैं दिखाता हूं आपको, सपोज करो ये आपका कोई भी कर्व है, ये लो, ठीक है। अब इस कर्व को मैं बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर सकता हूं, और सिंपली सेइंग मैं इस कर्व को बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूं, और हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, हर पॉइंट की डायरेक्शन सर उस पर टेंजेंट होती है ना। तो जो मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से इस कर्व को रिप्रेजेंट किया है, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। हाँ सर, चलो भाई कर देते हैं, ए बी सी, इस पे देखो डी ई, और यहां पे ऐसे करूं तो एफ जी एच एंड सो ऑन, है ना, आई जे के एंड सो ऑन। तो देखो मैंने इसको कितने सारे वेक्टर्स में ब्रेक कर दिया इस कर्व को, है ना। अब सर इतने सारे वेक्टर को अगर साइड से रिप्रेजेंट करूंगा तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दूं तो क्लोज फिगर बन जाएगी। तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल दी वेक्टर्स फॉर ए क्लोज फिगर विल बी इक्वल टू 0, जैसे कि वो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट हमने लगाया। अगर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर का सम 0 है तो 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर को मैं साइड ऑफ ट्राइंगल दिखा सकता हूं। अगर 4 नॉन कोलिनियर वेक्टर का सम 0 है तो उन 4 वेक्टर को मैं साइड ऑफ स्क्वायर दिखा सकता हूं, पैरेललोग्राम दिखा सकता हूं, रेक्टेंगल दिखा सकता हूं। अगर 5 वेक्टर्स का सम 0 है तो पेंटागन की साइड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब देखो भाई मैंने तो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स में इसको तोड़ लिया, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, सर रिजल्टेंट तो बहुत सिंपल है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम निकाल सकते हैं। ये लो सर, इसको आर बोल दूं, इसको आर बोल दूं, कैपिटल आर रिजल्टेंट। तो आर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर
C vector, D vector, E vector, and so on up to K vector, L M N O P जितने भी होंगे इसके बाद। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आपको, है ना? इतने सारे ये जो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं सभी एक का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो टेंजेंट के अलोंग आएगा। ए वेक्टर का एक उसके टेंजेंट के अलोंग, बी का उसके टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन, सी का उसके अलोंग डायरेक्शन, डी का उसके अलोंग। अब सबका अगर मेरे को एवरेज निकालना हो तो रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है? तो आर की डायरेक्शन बेसिकली आई क्या वो इस सीकेंट लाइन की डायरेक्शन ही है आर की डायरेक्शन? हाँ, ये कंसेप्ट आपको यूज करना है यहाँ पे, ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। वीटी ग्राफ तो गिवन ही नहीं है, ग्राफ तो आपको वाई और एक्स के बीच में गिवन है। तो आप समझो ये वाई और एक्स के बीच में अगर मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं तो बेसिकली, और मैंने आपसे एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लिया, तो आप कर क्या रहे हो? तो आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे ना, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, एक्स की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट और वाई की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक? तो यहाँ पे आपने देखा कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे यूज हो रहा है, कैसे मैंने इतने सारे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सम एक रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट किया है। सेम कंसेप्ट आप मैग्नेटिज्म में भी यूज करोगे। जब आपको मैं एक कर्व करंट कैरिंग वायर दे दूंगा तो आप करोगे क्या उसमें? बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप फोर्स निकालने की कोशिश करोगे तो फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है? तो आप L1 L2 L3 L4 L5 L6 ऐसे करते करते बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे इस कर्व पे, और उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो ना, वही तो रिजल्टेंट होगा उनके बीच का। हाँ सर, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तो सिंपल सी बात है। तो उस स्ट्रेट लाइन वो उस कर्व को मैं क्या मान सकता हूँ? सीधा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक सीधी तार मान सकता हूँ, क्योंकि उन सबका रिजल्टेंट तो वही आ रहा है सर। यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है? सो ये कंसेप्ट आई होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है सर। तो अब वापिस से इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, मैं फिलहाल के लिए इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, जो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको क्या दिखाया, अब फिर से हम ऐसा करते हैं, रैंडमली मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ तो इस पे टेंजेंट की डायरेक्शन तो ये होगी, तो वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन भी यही होगी। और अगर मैं ए और बी के बीच में कर्व में, ये कुछ इसी तरीके का कर्व है जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये रहा। तो इस कर्व को अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में तोड़ूं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे, तो क्या होगा? ए और बी के बीच में रिजल्टेंट क्या आएगा? सर बहुत सिंपल है, इनको क्या करो, एक सीधी लाइन से जोड़ दो, ठीक है? विजिबल नहीं आप, ये सीधी लाइन से जोड़ दो, खत्म बात। क्या ये आपकी एवरेज की डायरेक्शन हो जाएगी? क्लियर है? तो आप साफ देख सकते हो कि एवरेज की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन सेम है ही नहीं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? वो कोऑर्डिनेट बताना है, वो पॉइंट बताना है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज की डायरेक्शन सेम हो जाए। तो देखो, आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है ग्राफ के ऊपर। अब वो पॉइंट कौन सा होगा? साफ देख सकते हो आप, बिल्कुल ही सिंपल है। एक पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये बी पॉइंट कर्व के ऊपर। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन यही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। और अगर मैं ए और बी पॉइंट को सीधा जोड़ूंगा तो लो जी, एवरेज की डायरेक्शन भी यही आई। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया ना मैंने, सेकेंड की डायरेक्शन देख ली, यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एवरेज वेलोसिटी निकालते हुए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो टोटल डायरेक्शन है वो इसी तरफ आएगी, एवरेज निकालोगे तो ये पॉइंट आप कंसीडर कर लो, देख लो कौन सा है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 5,3। तो ये है आपका आंसर, जहां पे आपकी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया हुआ है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं समझने लायक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज और देखो आप, एक दूसरे तरीके से समझते हैं हम, जो एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है। सेकेंड लाइन वाला तो आपने देख लिया, है ना? अब
डिस्प्लेसमेंट होती क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ना पड़ता है, तो वो उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अरे सेकेंड लाइन में हम कर क्या रहे हैं? सेकेंड लाइन में हम तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ही तो जोड़ रहे हैं, और उसी की डायरेक्शन हम देख रहे हैं। देखो इधर देखो, सपोज करो कि मैं आपको उसी तरीके का कर्व बना देता हूँ, ठीक है? ये कुछ ऐसी कर्व है, ठीक। अब ये आपका ए पॉइंट है, आपने क्या किया, यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, हमारा जो आंसर आया है। अब आप एक चीज नोटिस करो, अब एक चीज नोटिस करो, अब ए पॉइंट और बी पॉइंट, अब ए हमारे लिए इनिशियल पॉइंट है और बी हमारे लिए फाइनल पॉइंट है। सर दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन से जोड़ दो सर, ये लो जी, जोड़ दिया, ठीक है। अब पार्टिकल ऐसे चल के जाए या ऐसे जाए, डिस्प्लेसमेंट तो भैया दोनों केसेस में सेम ही होगी ना। ये केस नंबर ए है और ये केस नंबर बी है, तो डिस्प्लेसमेंट इन केस नंबर ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन केस नंबर बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो इन दो पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। इसीलिए तो हमने बी पॉइंट को ए पॉइंट से सीधा जोड़ दिया और उसकी डायरेक्शन देख ली, जिसको मैं सेकेंड लाइन बोल रहा हूँ, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बोल रहा हूँ। अब आप खुद देखो, अगर ये मान लो L1 वेक्टर है, ये L2 वेक्टर है, ये L3 वेक्टर है, ये L4 वेक्टर है, ये इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डायरेक्शन है पार्टिकल की कि उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। ये L5 है, ये L6 है एंड ये L7 है, और इसको मैं L वेक्टर बोल देता हूं। तो L वेक्टर किसके बराबर होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन अप टू L7। सर इनके वेक्टर सम के बराबर होगा L वेक्टर, और अब तक यही कर रहे थे हम। तो आप दोनों तरीकों से समझ सकते हो इसको। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object having a velocity 4 meter per second is accelerated at a rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. ओके, तो जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप नोटिस करोगे तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फॉर टाइम पीरियड कितना है? 5 सेकंड। और कंसेप्ट आप यहाँ पे क्या देखोगे? पहले वाला पुराना ही कंसेप्ट है, क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर मिल जाए तो वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या फिर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड्स का वही नेचुरल मीनिंग है, एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, वी फाइनल वेलोसिटी। अब आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन, इनमें से कोई भी एक यूज कर लो। तो ऐसा करते हैं, ये मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें सारे वेरिएबल्स गिवन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी इज 4, टाइम इज 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 12/10 1.2 एंड टी इज 5 का स्क्वायर इज 25। तो सोल्व कर लो, 2 से 6 पे, 2 से सॉरी 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 2 से ये 3 पे कितना आया? 20 प्लस 5 3 ज़ा 15 विच इज इक्वल टू 35। तो कितनी दूरी तय करी है पार्टिकल ने? 35 मीटर। कुछ खास नहीं है सवाल के अंदर, सिंपल है, पहले वाला ही कंसेप्ट यूज हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A person traveling at 43.2 kilometer per hour applies the brake, giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter.
हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 43.2 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले भी बताया था क्या करना है इसको कन्वर्ट करने के लिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 43 टू 10, 5/18, ठीक है। डायरेक्ट किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये 5 से काटूंगा तो ये 2 पे कट गया, 2.6, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, फिर 36, 9 4 ज़ा 36 और ये 12, तो कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 12 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दे, और डिसेलेरेशन कितनी मिली हमें, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जब मैंने आपको डिसेलरेशन की बात करी, तो डिसेलरेशन कुछ नहीं है, दिस इज एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब कि जिस साइड आपकी पार्टिकल मूव कर रही है एक्सेलरेशन उससे उल्टा लग रहा है। मान लो अगर आपका पार्टिकल इधर इधर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन आपने एकदम से उल्टा कर दिया, उसका एक्सेलरेशन उसे उल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो इसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं, या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। तो आप ये मत सोचना कि डिसेलरेशन कोई नया ही वर्ड आ गया है, नहीं। डिसेलरेशन बोले रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन ही है, बस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है उससे उल्टी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है, उसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोला गया है। मैं आपको एक एक खास बात और बताता हूँ इस सवाल के, मतलब इस सवाल के माध्यम से ही एक खास बात और देखो। आप ये नोट करके लिख सकते हो, वो ये कि वेलोसिटी की खास बात ये है कि ये हमेशा एक्सेलरेशन के साथ रहना चाहती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी, है ना। तो वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के साथ रहना चाहती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जिस तरफ होएगी ना, अल्टीमेटली वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही हो जाएगी। समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, इस तरफ पार्टिकल जा रहा है, अपने ही केस ले लेते हैं, 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब आपने एक्सेलरेशन एकदम से पीछे की साइड लगा दी, कितनी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात नोटिस करो, यहाँ मैंने -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा, क्यों, डायरेक्शन दिखा दी ना पहले ही। क्या डायरेक्शन मैंने लेफ्ट दिखा दी, अगर मैं राइट को पॉजिटिव ले रहा हूं तो लेफ्ट मेरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने क्या दिखाई है, लेफ्ट साइड। तो मेरे को बार बार -6 लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये वेलोसिटी किस तरफ भागना चाहिए, सर जिस तरफ एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन तो पीछे, तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल है ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा होएगा कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, इस एक्सेलरेशन की वजह से जो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है। अब यहां से ये पार्टिकल पलटी मारेगा और इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, और अब इसकी वेलोसिटी बढ़नी चालू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अब सेम डायरेक्शन में। तो आप अल्टीमेटली देखो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बिना रह ही नहीं सकती, वेलोसिटी वहीं जाएगी जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा। अब अगर मैं आपको एक केस ये वाला कंसीडर करूं, मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं कि वेलोसिटी आपकी इस तरफ है, ये आपकी वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन आपने इस तरफ दे दी, तो क्या करेगी ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी सिंपली इस एक्सेलरेशन के बिना नहीं रह सकती, जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसी तरफ भाग जाएगी। तो पहले ये ऐसे चल रही थी, ये धीरे धीरे मुड़ना शुरू होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन वाली हो जाएगी, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। तो हमने देख लिया एक्सेलरेशन इज -6, इनिशियल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। ओके, अब क्या होगा,
फाइनली जो आपका स्कूटर है वो रुक गया, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v कितनी हुई सर, 0 हो गई। अब क्या एक्सेलरेशन कितना है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट रेट है, बिल्कुल है सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम वो 3 इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि कितनी दूरी तय करी उसने रुकने से पहले। तो क्या कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 12, 2 एक्सेलरेशन इज -6 और s हमें निकालना है। तो कितना है, -144 इज इक्वल टू 2 × 6 × s, माइनस से माइनस गया, 2 से 72, s कितना है 72/6, ठीक है, तो ये आया 12 मीटर। ऑलराइट, तो 12 मीटर के बाद जाके वो स्कूटर रुक जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये भैया जी स्कूटर चला रहे हैं अपना, यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसने एकदम से ब्रेक मारने चालू कर दिए, ये लो ब्रेक मारने शुरू करे। अब ये स्कूटर कुछ यहाँ जाके रुकेगा, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो आपसे बेसिकली ये दूरी s पूछी कि कितनी दूरी ये तय कर लेगा रुकने से पहले, और वो कितनी आई है 12 मीटर। ओके, so let's move on to our next question. A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for half a minute. तो जो जो डेटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है और कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए, हाफ मिनट, सो बेसिकली 30 सेकंड के लिए आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। अब इसके बाद क्या हुआ, 30 सेकंड्स के बाद उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए। ओके, सो नाउ ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0, क्योंकि ट्रेन रेस्ट पे आ गई, और कितने समय में आई इन 1 मिनट, बेसिकली 60 सेकेंड्स। राइट, अब क्या कह रहा है ये, फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, b is the maximum speed attained by the train and c is the position of the train at half and maximum speed. ओके, सो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपको इनिशियल डेटा गिवन है। अब इस इनिशियल डेटा की हेल्प से देखो मैं क्या 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 निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं 30 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो कौन सा करें, मैं यूज कर रहा हूँ v इज इक्वल टू u+at। कोर कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यही है कि जैसे जैसे आप रीड आउट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप डेटा नोट डाउन करो और प्रोसीड अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये मिक्स कंसेप्ट पे बेस्ड है और इसके सारे कंसेप्ट हम पहले क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। तो v इज इक्वल टू u+at। तो u आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपकी 2 है, टाइम आपका 30 सेकंड है, तो कितना आया 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मतलब कि पहले 30 सेकंड में ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है और कितनी रफ्तार अचीव कर लेती है 60 मीटर पर सेकंड। फाइन सर, बात समझ आ गई। अब ब्रेक्स लगा दिए, ब्रेक्स लगाते ही क्या होगा, ब्रेक्स का मतलब क्या है, डिसेलरेशन। अब एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में कर दी, नेगेटिव डायरेक्शन में कर दी, तो ब्रेक लगाओगे तो ट्रेन रुकना शुरू हो जाएगी। और क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 0, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी 0। अब t इज इक्वल टू 30 सेकंड पे ब्रेक लगाने शुरू करे तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कितनी होगी, जो 30 सेकंड पे वेलोसिटी है सर, और 30 सेकंड पे वेलोसिटी जो पहले वाले केस में निकाली
मतलब पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी इस सेकंड वाले केस के लिए जब उसने ब्रेक मारने शुरू करे इनिशियल वेलोसिटी का काम कर रहा है ना, तो कितनी हुई 60 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कितना समय लगा उसको रुकने के लिए? 1 मिनट 60 सेकंड। तो फिर से देख लो भैया, फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं, लगा लो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 60 है, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं और टाइम कितना लिया 60 सेकेंड। तो यहां से -60 इज इक्वल टू a इंटू 60। तो रिटार्डेशन कितनी आई? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है सर। अब पहला पार्ट क्या है? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करें? आप इसमें ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, वीटी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप टोटल डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो, या मैथमेटिकल उससे मैथमेटिकल अप्रोच से भी कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको मैथमेटिकल अप्रोच करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो केस नंबर 1 में क्या है? जब t इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, तो उसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? 60 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूरी कितनी तय करी सर? देख लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लगा सकते हो, उसमें भी हो जाएगा। ऐसा करते हैं, वही यूज कर लेते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ेगा इससे कैलकुलेशन वाइज। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी आपकी 60, उसका स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू s। तो ये आया 3600 इज इक्वल टू 4 इंटू s, 900। तो पहले केस में कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने? 900 मीटर्स। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करें। केस नंबर सेकंड में क्या है? अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 60 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है आपकी 0 और एक्सेलरेशन इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम आपको लगा 60 सेकंड, 1 मिनट। तो उसमें कितनी दूरी तय करी सर? वही लगा दो ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें 60 है, 2 इंटू -1 और इस सेकंड केस में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो माइनस से माइनस गया, 3600 इज इक्वल टू 2s2, 1800। तो कितना आया? 1800 मीटर। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो पहले पार्ट का क्या आंसर है? टोटल डिस्टेंस कितना है सर? s1 प्लस s2। कितना हुआ वो? 1800 ये है, और वो कितना आया था? 900। ठीक है, तो 900 प्लस 1800, 2700 मीटर्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इतना चल चुकी है। तो मतलब 2.7 किलोमीटर। बी पार्ट क्या है? मैक्सिमम स्पीड अटेंड। मैक्सिमम स्पीड अटेंड तो 60 मीटर पर सेकंड है। कितने टाइम पे? 30 सेकंड पे, क्योंकि उसके बाद तो डिसेलरेशन होना शुरू हो गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी है? मैक्सिमम स्पीड आपकी कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 30 सेकंड। क्लियर? अगला देखो, द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ओके ओके, हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब हाफ द मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई? 30 मीटर पर सेकंड। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो 30 मीटर पर सेकंड दो जगह आई होगी स्पीड, दो जगह पे। वो दो जगह कौन सी हैं? देखो, 0 से शुरू हुआ 60 तक गया, तो 0 से 60 तक जाने में एक बार 30 तो यहां आ गया बीच में। अब 60 से डीसेलरेट होता गया और फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। अब 60 से 0 जाएगा तो फिर से 30 आएगा। तो बेसिकली हमारे पास दो ऐसी लोकेशन है जहां पे स्पीड मैक्सिमम की हाफ है, और उस पे हमें बताना क्या है? पोजीशन बतानी है। तो देख लो भाई, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, अब आपको सब पता चल गया है। फिलहाल मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं। तो हमारे पास ऐसी कितनी पोजीशन है? 2 पोजीशन है ना।
2 पोजीशंस है। एक पोजीशन तो आएंगी, पहली पोजीशन तो आएगी S1 वाले सिनेरियो में और सेकंड पोजीशन आएगी S2 वाले सिनेरियो में। अब देखो, टाइम निकाल लें पहले कि वैसे टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s लगा सकते हैं। टाइम निकालोगे तो आप s इजिकल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हो। ऐसा करता हूँ मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s लगा रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 30, हाफ ऑफ मैक्सिमम। इनिशियल पहले केस में कितनी है, ये t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए देख रहा हूँ, 0 उसका स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो वहाँ पे 2 है ही, ये s, तो कितना है s1, ये आया 900 इज इक्वल टू 4s1, तो s1 कितना आया 450/2 और ये आया 225 मीटर। ठीक है, तो पहला पोजीशन कौन सा है 225 मीटर। दूसरे के लिए क्या करें सर, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 90 सेकेंड। बिल्कुल सही बात है, 1 मिनट का गैप है भाई दोनों में, बाद में 1 मिनट लगता है उसको रुकने के लिए। क्लियर है, ठीक है, फिर से लगा दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी सर 30, इनिशियल सर इस केस में 60 है, एक्सेलरेशन -1 है, रेस्ट निकाल लो, कितना आया 900 माइनस 3600 माइनस 2s2 है -2700, माइनस से माइनस गया 2s2, तो s2 कितना आया 2700/2, 2700/2 1 3 1350 मीटर। ठीक है, तो ये दो पोजीशन कौन कौन सी है जहाँ पे आपकी स्पीड हाफ हो जाएगी मैक्सिमम की, पहली आएगी 225 मीटर पे और दूसरी आएगी 1350 पे। आई होप सो आपको सवाल समझ आया होगा, कुछ खास है नहीं सवाल के अंदर, आपको बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है, सारे कंसेप्ट पहले वाले ही यूज करना। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Okay. तो ये आपका कोई भी ट्री ट्रंक मान लो। अब यहाँ से क्या हुआ, एक बुलेट आई, कितनी रफ्तार से 16 मीटर पर सेकंड से, और अंदर चलने के बाद ये कितनी दूर जाके रेस्ट पे आ जाती है सर, ये जो दूरी है ये है 0.4 मीटर, ये गिवन है 0.4 मीटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आके आपकी जो बुलेट है वो किस पे आ गई, रेस्ट पे। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। जब ऐसे सवाल आपको दिए होते हैं तो जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट ही होगा, अनटिल अनलेस कि कोई आपको एक्स्ट्रा फैक्टर या फिर कोई आपको एक्स्ट्रा डेटा दे रखा हो सवाल में कि भाई जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स है वो वेरिएबल है, जो आपका ट्रंक प्रोवाइड कर रहा है, ट्री ट्री का जो ट्रंक है वो आपको जो रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है बुलेट को, वो किसी फंक्शन से वेरिएबल है या फिर कोई और चीज भी है, तो वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। पर इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, देन द रिटार्डेशन शुड बी कंसीडर्ड कांस्टेंट। एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट रेट से लगने वाली रिटार्डेशन ही हमें कंसीडर करनी है। तो जब हम एक कांस्टेंट रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन से हम जब भी डील कर रहे होते हैं तो हम वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो कंसेप्ट बेसिकली आपका यहाँ पे यही है कि अनटिल अनलेस मेंशन्ड आप डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट लेके चलोगे, अनटिल अनलेस की कोई क्वेश्चन में ही आपको एक्स्ट्रा डेटा गिवन है या कुछ आपको मेंशन किया हुआ है। क्लियर है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है आपकी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर 0.4 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0। आपसे पूछा गया टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। ओके, तो टाइम टेकन के लिए अब तीन इक्वेशन कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। तो पहले ऐसा करते हैं, टाइम निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, तो पहले हम रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, ये वाली इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी तो अपनी जीरो हो गई क्योंकि बुलेट रुक गई है। इनिशियल वेलोसिटी 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस इज 0.4 मीटर विच इज 4/10। ओके, तो ये आया आपका -16 इंटू 16 इज इक्वल टू 8a/10। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितनी आई? 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब क्या करें? कुछ नहीं, बस इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में। तो फाइनल वेलोसिटी अपनी 0 है, इनिशियल अपनी 16 है, -320 इंटू टी। तो 320 इंटू टी इज इक्वल टू 16। तो टी कितना आया? ठीक है, तो टी आपका आया 0.05 सेकेंड। इतने समय में आपकी बुलेट रुक गई। राइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet going with a speed of 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. Exactly ditto same last question की तरह है ये। उसमें भी हमने पहले डिसेलेरेशन निकाला था, उसके बाद ही टाइम निकाला था। इसमें आपसे बेसिकली डिसेलेरेशन ही पूछा हुआ है, एक स्टेप कम ही कर रखा है आपका। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर सॉल्यूशन। तो बोला क्या है, एक बुलेट है, उसकी इनिशियल रफ्तार इज 350 मीटर पर सेकेंड और एक कंक्रीट वॉल एंटर करती है, तो अल्टीमेटली वो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। और कितना डिस्टेंस तय करती है वो रुकने से पहले? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? डिसेलरेशन पूछा है। क्लियर? आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, हर यूनिट ऐसा यूनिट होनी चाहिए आपकी, या फिर आप हर यूनिट को सीजीएस यूनिट लोगे। ठीक है, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम ही फॉलो करना है यूनिट के लिए। अब आप देख पा रहे हो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी ऐसा यूनिट के अंदर है 350 मीटर पर सेकेंड, पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सीजीएस यूनिट में है, तो आपको उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप इनिशियल वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर आंसर। हमने क्या निकालना है? रिट्राडेशन निकालनी है। तो क्या करें? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. Final velocities are 0, initial is 350, 2 into a into s is 5 centimeter means 5/100 मीटर। अब सोल्व कर लें इसे, कितना आया? 350 इंटू 350, 5 टू ज़ा 10/100 इंटू ए माइनस का, तो ये आया -35 इंटू 35 इंटू 1 2 3 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करके देख लो आप। -1225 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थोड़ा और फैंसी और अच्छे तरीके से लिखना है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle starting from rest moves with constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed of 18 km per hour, find the average velocity during this period and the distance traveled by the particle during this period. All right, तो हम मैथमेटिकली भी इसको सोल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो आओ देखते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये उसने आपको बता दिया। इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ए स्पीड ऑफ, तो फाइनल वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको लिख सकते हैं 18 इंटू 5/18, 5 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको है ना ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों ही सोल्व करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सो हमारे को ए कांस्टेंट दे रखा है, पहले ए की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। अब ए कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा ही सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u हमारा 0 है और v हमारा 5 है, a की वैल्यू पता नहीं और टाइम कितना लिया 5 सेकेंड। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके। अगर मैं जनरल इक्वेशन बनाना चाहूँ वेलोसिटी की, तो वो यही है, वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं ना, तो वो क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u की वैल्यू 0 है तो v किसके बराबर आए a इंटू टी। अब a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू टी, ये जनरल इक्वेशन है। अब t की वैल्यू आप रखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जितना भी रखना है आप। ठीक है। अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्लियर? अब एक चीज देखो आप, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। एक्सेलरेशन मेरी कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैसी वैल्यू है पॉजिटिव। ठीक है। अब एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। क्लियर? क्या कभी वेलोसिटी आपकी, अब फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई, अब क्या कभी वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी कभी 0 होगी? कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने की वजह से वेलोसिटी केवल बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हो, ये इक्वेशन देखो, v इज इक्वल टू 1t, t की वैल्यू रखते जाओ v बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है ही नहीं। एक्सेलरेशन नेगेटिव होती तो मैं सोचता कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके 0 होगी और फिर पार्टिकल पलटी मारेगा और उल्टा चलेगा। तो इसका मतलब कि पार्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। तो मैं यूज कर सकता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो 0 है, कितना डिस्टेंस आया या कितना डिस्प्लेसमेंट आया, क्योंकि दोनों सेम ही होने, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी केवल बढ़ेगी। हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू इज 1, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, 5 सेकंड तक चला ना, कितना आया 25/2, 12.5 मीटर। तो भाई ये तो मैंने आपको बी पार्ट का आंसर दे दिया, डिस्टेंस बोल लो इसको या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ये आपका बी पार्ट का आंसर है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज आपका आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 12.5, और टोटल टाइम कितना है 5, कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी को मैं आपको ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ। ग्राफ तो एकदम सिंपल है इसमें, इस तरफ आपका टाइम और इस तरफ आपकी वेलोसिटी v। अब u 0 है तो पार्टिकल तो ओरिजिन से शुरू होगा, और लीनियर ग्राफ है क्योंकि v की वैल्यू आई है 1 इंटू टी। ठीक है। आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी कंपेयर कर सकते हो। अब y डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारा स्लोप है, और वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, c हमारा इंटरसेप्ट है ये वही, और x इस केस में हमारा टाइम है। क्लियर है? तो u 0 है तो इंटरसेप्ट हमारा 0 है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना,
v इज इक्वल टू AT प्लस u, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो ये इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, t हमारा x का काम कर रहा है, a हमारा स्लोप का काम कर रहा है और v हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है सिंपल, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो v इज इक्वल टू 1t का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा भाई। मान लो कि ये वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी होगी सर, 5 मीटर पर सेकेंड। हमने अभी निकाला, t की वैल्यू यहाँ 5 रख दो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है इसमें t की वैल्यू 5 रख दो, आ गया आंसर, ठीक है। पर सर वीटी ग्राफ के कर्व के अंडर का एरिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और इस केस में हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से, मतलब कि एक्स एक्सिस के साइड अब हमारा टी है, टाइम है, तो उससे ऊपर है ग्राफ सिर्फ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, क्योंकि ग्राफ नीचे आता तो एरिया हम नेगेटिव लेते। तो एरिया हमारा अब कौन सा हुआ, ये वाला, इसके अंदर का एरिया। तो इसका एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, 25/2, लो जी वही आ गया, 12.5 मीटर। क्लियर है, तो हम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A driver takes 0.2 second to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. Okay, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है, विच इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम हर एक इंसान का अलग होता है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप जैसे देखोगे जो F1 रेसिंग का कंसेप्ट है, जब जो ड्राइवर्स है वो F1 रेसिंग कार चलाते हैं, तो अगर आपने कभी उनकी वीडियोस देखी हो तो उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। सो इसी कारण से वो इतनी हाई स्पीड पे भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे अगर गाड़ी में कुछ हो जाता है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे ही आपके ये मोटो जी मोटो जीटी बोलते हैं शायद इसको, जो ये बाइक रेसिंग का कंसेप्ट है, या आइल ऑफ मैन अगर आपने देखा हो। सो दे ड्राइव एट अ वेरी हाई स्पीड, अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, और उस टाइम में यू ओनली हैव अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम क्या है कि आपको कोई एक्शन लेने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ रहा है ब्रेन में, एक्शन तक पहुंचने के लिए जो आप प्रोसेस कर रहे हो, तो जो ये टाइम लैग है एक्शन तक पहुंचने के लिए, ये रिएक्शन टाइम। अब सपोज करो कि भाई मेरे ऊपर एकदम से किसी ने पानी फेंक दिया, तो उसको देख के मैं बचने की कोशिश करूंगा। तो जो ये लैग है ना एक्शन लेने तक का, कि भाई मेरे को पानी से बचना है, ये प्रोसेस कर रहा है मेरा ब्रेन, ये रिएक्शन टाइम। अभी हर बंदे का अलग अलग होता है, कोई बहुत जल्दी रिएक्शन दे देता है, कोई बहुत लेट देता है, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी के सामने एकदम से कोई बंदा आ गया, कोई इंसान आ गया, तो आप क्या करोगे, एकदम से ब्रेक मारोगे। पर आपका पैर क्या एकदम से ब्रेक पे चला गया, या आपको कुछ फ्यू मिली सेकेंड्स लगी हैं ब्रेक दबाने के लिए। तो जो ये टाइम लैग है टू टेक द एक्शन इज नोन एज रिएक्शन टाइम। ओके, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन टाइम में, चाहे वो एक सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 0.1 सेकंड हो, इतने आपने ब्रेक नहीं लगाए इस 0.1 सेकंड के लिए, तो उस 0.1 सेकंड में आपकी गाड़ी कुछ ना कुछ दूरी तो चल चुकी होगी। तो हमें अब वो दूरी कंसीडर करनी है, क्योंकि रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट इसने ऐड कर दिया है सवाल के अंदर। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप उस रिएक्शन टाइम को नेग्लेक्ट कर दोगे और उस समय जो दूरी चली है और वो आप काउंट ही नहीं करोगे, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। तो आपका जो रिएक्शन टाइम है इस केस में, दैट इज 0.2 सेकंड। तो जो ड्राइवर भैया है वो 0.2 सेकंड लेते हैं ब्रेक दबाने के लिए, मतलब एकदम एक रिएक्शन टाइम उनका 0.2 सेकंड है।
This is called the reaction time of the driver if he is driving the car at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड कितनी है कार की? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। 5/18 15 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। एंड द ब्रेक्स कॉज ए डिसेलरेशन ऑफ -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। सपोज कोई सामने आ गया, अब उसको एकदम से ब्रेक लगाने पड़ गए, तो ये ऐसा केस है। तो ये आपकी गाड़ी हो गई। ठीक है, अभी कितनी रफ्तार से चल रही है? 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब ये ब्रेक मारेगा, पर ब्रेक मारने तक में कितना समय है? 0.2 सेकंड। ब्रेक एकदम नहीं लगेंगे उससे, तो 0.2 सेकंड में कितनी दूरी चल चुका होगा, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.2 सेकंड, जो कि आपका रिएक्शन टाइम है, कितना है सर? रफ्तार कितनी है इसकी? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 15, टाइम है आपका 2, तो 3 मीटर वो पहले ही चल चुका होगा, इससे पहले ब्रेक लगे। तो अब आपकी जो गाड़ी है वो कुछ यहाँ आ गई, और ये दूरी कितनी है? 3 मीटर। सेंटर टू सेंटर दूरी ले रहा हूं, मतलब मैं इसकी लेंथ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ गाड़ी की, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है। पर हाँ, अगर मेंशन होगा तो हम इसकी लेंथ भी कंसीडर करेंगे। ठीक है सर। अब यहां से वो ब्रेक लगाना शुरू करता है। ये लो, ये अब उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए। ये जो दूरी है, ये दूरी चली है रिएक्शन टाइम के लिए वजह से, ड्यू टू रिएक्शन टाइम। मैं आपको ये देखो, ड्यू टू रिएक्शन टाइम। ठीक है, ओके सर। तो अब इसने ब्रेक लगाने शुरू करे, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है सर? एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। 3 मीटर ही आंसर आ गया फिर तो, मतलब 3 मीटर वो चल चुका होगा, इससे पहले वो ब्रेक दबाएगा। और अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वो भी देख लो आप। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। सिंपली यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। 0 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 2 इंटू -6 इंटू एस। तो माइनस से तो माइनस गया, 225/12 इज इक्वल टू एस। तो कितना आया ये? 8, तो 18.75 मीटर्स आया। तो टोटल कितना डिस्टेंस चला वो बिफोर स्टॉपिंग? 18.75 तो चलना पड़ा, इतने वो रुका, और 3 मीटर हो गया रिएक्शन टाइम की वजह से 21.75। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कार मॉडल, ड्राइवर एक्स, ड्राइवर वाई, और ये आपको कुछ टेबल के अंदर डेटा गिवन है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या क्या है। कार मॉडल, ड्राइवर एक्स एंड ड्राइवर, अच्छा उनका रिएक्शन टाइम भी गिवन है आपको दोनों के लिए। एक का 0.2 सेकंड है और एक का 0.3 सेकंड है। स्पीड इज 54 और दूसरे की है 72। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ड्राइवर एक्स, और ग्रीन में दिखा रहा हूँ आपको ड्राइवर वाई। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है सर? 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। इसके लिए कितनी है सर? 54 किलोमीटर पर आवर। ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसके लिए इनिशियल स्पीड आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करोगे तब। अब डिसलेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग, दोनों के लिए एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए भी है
-6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है, तो मतलब हमें रिएक्शन टाइम भी इसमें काउंट करना पड़ेगा। इसका रिएक्शन टाइम कितना है एक्स का, तो टी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं ऐसे, रिएक्शन इसका है 0.2 सेकेंड। तो इसमें कितनी दूरी चल चुका होगा वो डिस्टेंस, रिएक्शन के लिए कितना हो चुका होगा। स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 0.2 और स्पीड है इसकी 15, तो 2/10 इंटू 15 वही 3 मीटर। इसके लिए क्या है रिएक्शन टाइम 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना चला होगा रिएक्शन के दौरान 0.3 इंटू इसकी स्पीड कितनी है 20, 3/10 इंटू 26 मीटर। ठीक है, रिएक्शन टाइम हमने दोनों का निकाल लिया। तो सॉरी रिएक्शन डिस्टेंस हमने दोनों का निकाल लिया कि एक्शन लेने के लिए, ब्रेक दबाने के लिए उन्हें 0.2 और 0.3 सेकंड लग रही है, तो इस दौरान ड्राइवर एक्स तो 3 मीटर खिसक चुका होगा, इससे पहले वो ब्रेक लगाएगा, और ड्राइवर वाई 6 मीटर जा चुका होगा। ठीक है, अब कह रहा है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या स्पीड ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या अंतर है। ब्रेकिंग डिस्टेंस तो आपको रिएक्शन टाइम कंसीडर नहीं करना है, जब से ब्रेक लगने शुरू हुए और जहां तक जाके रुका है वो है ब्रेकिंग डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस क्या है, रिएक्शन वाला डिस्टेंस भी आपको जोड़ना पड़ेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस के अंदर। क्लियर है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ रिएक्शन इज योर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें दोनों के लिए देख लेते हैं, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा, इसका कितना होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर बिल्कुल सिंपल है, कौन से वो तीन इक्वेशन में से कोई भी एक लगा दो, एक्सेलरेशन आपको गिवन ही है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो 0 और इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 15, उसका स्क्वायर 2 इंटू -6 इंटू एस, तो -225 -12 इंटू एस, 225 बाई, ये तो वही आ रहा है ना लास्ट वाला, 225/12 18.75 मीटर, कितना आया 18.75 मीटर। ये तो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस आया आपका, मैं इसमें थ्रेड से फिल कर रहा हूँ 18.75 मीटर, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा 18.75 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 21.75, नियरली इक्वल टू 22 मीटर्स आया। इसके लिए देखना ब्रेकिंग डिस्टेंस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वही लगाएंगे, तो वी 0, यू इसका कितना है 20, तो उसका स्क्वायर करोगे 400 -2 इंटू 6 इंटू एस, माइनस से माइनस गया, तो 200/6 इज इक्वल टू एस, 2 से 300, तो एस कितना आया 33.33 मीटर। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना आया इसका 33.33 मीटर, और टोटल कितना आया 33.33 प्लस 6 कितना हो गया 39.33 मीटर। राउंड ऑफ करोगे तो 39 मीटर भी लिख सकते हो आप। क्लियर, सेकंड में क्या है, बस डेटा चेंज है सेकंड केस में, फिर भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आपका केस नंबर सेकंड है, इसमें एक्सेलरेशन आपकी है -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड वही है दोनों केस में, वही येलो से दिखा रहा हूँ, ये एक्स ड्राइवर के लिए है और ये ठीक है, तो इसका u हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, इसका u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो रिएक्शन टाइम की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो वही आएगा दोनों में, पहले वाले के लिए 3 मीटर है, दूसरे के लिए 6 मीटर है। ठीक है, तो डी रिएक्शन आया इसके लिए 3 मीटर और इसके लिए डी रिएक्शन आया 6 मीटर। बस आपको क्या निकालना है स्टॉपिंग,
ब्रेकिंग डिस्टेंस v² - u² = 2as, v0 u है 15, उसका स्क्वायर करोगे 225 -2 इंटू, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इज 7.5 इंटू एस, तो माइनस से तो एस कितना आया 225/15 15 मीटर आ गया। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 15 मीटर और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18 मीटर। दूसरे केस में कैसे, तो v² - u² इज इक्वल टू 2as, v0 और u आपका 400 माइनस में 2 इंटू 7.5 इंटू एस, माइनस से माइनस गया, एस कितना आया 400/15, तो कितना आया 5 3 ज़ा 5 से 80 26.67 मीटर। तो आपका 26.67 मीटर तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, और इसमें 6 मीटर और जोड़ दो, 32.67 मीटर आपका टोटल। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।